ये बातचीत लो वेट बेबी को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। किडी विंक चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में। बच्चों को लंबे समय से देख रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। सर, हम समझना चाह रहे हैं कि लो वेट बेबी जी वजह क्या और किस तरीके से इसको समझ सकते हैं या दूर किया जा सकता है पेरेंट्स को? देखिए, बहुत सभी पेरेंट्स आज के डेट में या हमेशा से ही अपने बच्चे के वेट को लेके सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हमारे पास अगर 100% पेशेंट देखें तो उसमें से 80-90% पेशेंट का कंसर्न यही रहता है कि बच्चे का वज़न कम है, ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है और आगे क्या होगा, इस तरह से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले बात तो सोचने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा लो वेट है या नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग ग्राफ्स होते हैं और ग्रोथ चार्ट्स हैं जिस पे हम बच्चे को प्लॉट करते हैं। बच्चे के एज के हिसाब से उसका वेट हम देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता रहता है कि ये बच्चे का वेट ठीक है, बट तब भी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं, ये खाता नहीं है, इसका वेट गेन नहीं हो रहा है चाहिए। तो इस समय समझने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि बच्चे का वेट कम है। हमको उस बारे में कुछ नहीं पता कि क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो नहीं पता। हमारे दिमाग में बस ये धारणा हो जाती है कि इसका वेट कम है, वो बच्चा तो इससे मोटा दिखता है, वो इससे 2 महीने छोटा है, वो इससे बड़ा दिखता है। तो वो इस तरह से नहीं सोचना है। वेट हमेशा एज के हिसाब से चलती है और ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, बर्थ के वेट पे डिपेंड करती है और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं हम रीज़न्स पे। अगर सही मायनों में अगर आपके बच्चे का वज़न कम है, उसके एज के हिसाब से उसका वज़न अगर कम आ रहा है, तो फिर हम उसके रीज़न्स देखते हैं कि क्यों इसका वेट कम हो सकता है। अगर उसका वेट कम हो रहा है तो हमको बर्थ से हमको उसका रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वज़न कम था क्या। नॉर्मल वेट का हुआ है, 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा पैदा हुआ है, 3 किलो 3.5 किलो का, तो वो नॉर्मल वेट कहलाता है। अगर 2.5 किलो से कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है तो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। ठीक है। अब लो बर्थ वेट बेबी में भी 2 टाइप की वैरायटी होती है। एक होती है कि अगर वो बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, प्री मेच्योर बेबी है, वो 7वें महीने 8वें महीने पे पैदा हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड प्री मेच्योर बेबीज़। और एक होते हैं जो पूरे समय पे पैदा हुए, 9 महीने पे, लेकिन उनके बावजूद भी उनका वेट कम है, उनको बोला जाता है IUGR बेबीज़ या शॉर्ट फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़ कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जो लो बर्थ वेट बेबीज़ विथ प्री मेच्योरिटी है, जो कि समय से पहले पैदा हो गए हैं, तो वो उनमें ग्रोथ होने की आगे की संभावना अच्छी रहती है, आगे ग्रोथ कर सकते हैं अगर उनका न्यूट्रिशन वगैरह सब ठीक से चले तो। लेकिन जो बेबी IUGR हुआ है, जिनमें कि जेनेटिक प्रोग्रामिंग इस तरह से हो गई कि वो समय तो उनने पूरा लिया 9 महीने का, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाई, तो ऐसे IUGR बेबीज़ के आगे के ग्रोथ होने की संभावना भी कम ही रहती है। तो हमको पहले वो डिसाइड करना पड़ता है कि लो बर्थ वेट बेबी प्रीमेच्योर वाला है या IUGR वाला है। फिर उसके बाद आगे देखा जाता है कि ठीक है, अब बर्थ हो गया, बर्थ वेट भी पता चल गया, मान लो नॉर्मल वेट का बेबी था, उसमें कोई प्रीमेच्योरिटी वगैरह नहीं थी। अब आगे उसके हमारे पास मान लो 1 साल 2 साल पे है बच्चा, तो वो उस दौरान 1 साल के अंदर कितना बीमार पड़ा, ठीक है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई उसको, निमोनिया वगैरह, मेनिंजाइटिस या किसी और तरह की बीमारी जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ा हो, या फिर बच्चे की कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, या कोई जेनेटिक बीमारी हो, इस तरह की चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। तो अगर वो सब चीज़ें हम रूल आउट करते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी ना हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना, अगर बच्चे में वो सब चीज़ें भी ठीक आती हैं, कोई बीमारी भी नहीं हुई है, कोई जेनेटिक डिजीज़ भी नहीं लग रही हमको, तो फिर हम उसमें देखते हैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब न्यूट्रिशन पे भी आ जाता है कई बार पेरेंट्स जो होते हैं मदर फीड, हम अभी भी हम सबको एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, लेकिन एट टाइम्स या तो नहीं हो पाता है या नहीं हो रहा है। एनी हाउ ब्रेस्ट फीडिंग रेट हैज़ डिक्रीज्ड, है ना। अब आज के ज़माने में ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गया है इन स्पाइट ऑफ देयर विलिंगनेस, है ना। मदर चाहती भी हैं कराना, लेकिन कई बार नहीं करा पाती हैं, उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, जो भी है। तो बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसके ग्रोथ होने की संभावना अच्छी है। अगर टॉप फीड पे है तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ हैम्परिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें रीज़न भी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर पेरेंट जब टॉप फीड दे रहे होते हैं, मतलब ऊपर से कोई और दूध दे रहे होते हैं, तो फिर वो या तो पाउडर दूध देते हैं या फिर गाय भैंस का दूध देते हैं। तो हम वो गाय भैंस का दूध या एनिमल मिल्क हम अवॉइड करने बोलते हैं, हम फार्मूला मिल्क ही देने बोलते हैं। अगर देना पड़ रहा है, अगर ब्रेस्ट फीड के बाद सेकंड चॉइस है तो दैट इज़ फार्मूला मिल्क। फिर फार्मूला मिल्क में भी कई बार अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ जाता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो पेरेंट्स कई बार वो फार्मूला मिल्क को भी ओवर डाइल्यूट करके दे देते हैं। 1 स्कूप 30 ml पानी मिलाना होता है, उसको 60 ml पानी मिला के दे रहे हैं,
या फिर प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रीज़न मिल जाता है हमको। या फिर कई बार लोग सोचते हैं कि हम काउज मिल्क दे देते हैं और उसको में पानी मिला के दे देते हैं, तो काउज मिल्क 1 लीटर पानी, काउज मिल्क में 1 लीटर पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके पिला रहे होते हैं। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ ग्रोथ फेलियर, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन हैम्पर होता है। आप 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध में मिक्स कर दिए तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो बच्चे का पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये एक रीज़न मिलता है। फिर 6 महीने हो जाए बच्चे को, 6 महीने के बाद हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करने बोलते हैं कि खाना भी ज़रूरी, क्योंकि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है। सिर्फ दूध से बच्चे का काम नहीं चल पाता है, तो हमको दूध के अलावा खिलाने पर भी जोर देना पड़ता है। और खिलाने के लिए हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड एडवाइस करते हैं 6 महीने के बाद, जैसे खिचड़ी, दलिया या फिर खीर, हलवा, इस तरह की चीज़ें हम एडवाइस करते हैं जो भी उनके लिए सूटेबल बनता है, वो एडवाइस करते हैं। फिर उसमें भी कई बार पेरेंट्स प्रॉपरली बच्चे को नहीं दे पा रहे होते हैं, क्योंकि वो मन में अपने एक बैठाए रहते हैं कि इसके लिए इतना सही ज़रूरी है, छोटी कटोरी खा पाएगा, चाहिए खा पाएगा, वो उसके हिसाब से ही मन में अपने धारणा बना लिए होते हैं कि इसके लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है, जबकि उससे उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक के बाद एक हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी मान लो न्यूट्रिशन भी वो ठीक से दे रहे हैं, मिल्क भी ठीक से दे रहे हैं, खा भी रहा है बच्चा ठीक से, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो फिर आता है कि हाँ कोई बीमारी हो सकती है, जिसके लिए फिर हमको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है कि उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन जा तो रहा है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है बॉडी में, है ना। अब कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो उसको यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी है, तब तो बॉडी की ग्रोथ होगी। अगर कोई चीज़ बॉडी में जा रही है और वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है तो वो जाने के बाद भी वेस्टेज जाएगी और ग्रोथ नहीं होगी। तो अब हमको फिर ऐसी टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं कि जो खाना खा रहा है बच्चा वो यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके किडनी, उसके लीवर, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं, उसके स्टूल में माल एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है, उसकी जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो गई है। तो तरह तरह के टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है।